इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करेंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको चीजें आसान लगें, ठीक है। फिर भी जो पार्ट आपको टफ लगे, जो समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। तो ये सीरीज जो रहेगी, पहले बता दूं, जैसे कि आप देखेंगे कहीं भी जेएसओ की बुक, तो डिपेंड करता है राइटर टू राइटर कि उन्होंने उसे कितने वर्ड्स में लिखा गया, मतलब कितने चैप्टर्स में लिखा है। तो यहाँ पर हमने इसे 9 चैप्टर्स में लिखा है, ठीक। कहीं पर कुछ बुक्स में आपको ये 12 चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो अपना लिखने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर चीजों को इजी करने के लिए इसे 9 चैप्टर्स में किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें और रैंडम वेरिएबल की बात करें, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद आपको रैंडम वेरिएबल काफी अच्छे से समझ में आता है। और ये एक पार्ट है, एक पूरा एक मिलके एक सब्जेक्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, खासकर पीजी में या फिर पीएचडी में, तो फिर ये एक बड़ा वाइड टॉपिक बन जाता है। तो ये चीज ना यहाँ पर पूरा कंबाइंड करके एक चैप्टर में कर दी गई है, ठीक। ऐसे ही आपको सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, एनालिसिस ऑफ वेरिएस, ये भी आपको एक ही चैप्टर में बता दिए गए, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए चीजों को अच्छे से कर सकें, ठीक। तो ये तो था कि किस तरीके से यहाँ पर चैप्टर्स किए गए, तो 9 चैप्टर्स यहाँ पर किए गए हैं और चैप्टर वाइज इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आज हम जो करने वाले हैं, चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन जेएसओ 2019 में पूछे गए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। उससे पहले ये जानना जरूरी है, जैसा कि पहला चैप्टर है इसलिए थोड़ा ज्यादा मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर, खासकर इस टेबल के बारे में, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है आपको पता हो उसकी कुछ बारीकियां। जैसे अगर वो मतलब जितने चैप्टर कहाँ से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे हैं, ठीक। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 5 से 6 साल आप अगर पीछे का एनालिसिस कर लेते हैं वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको जरूरत नहीं है कि 10 साल पीछे जाए या 20 साल पीछे जाए, राइट। तो खासकर जेएसओ एग्जाम के लिए तो 5-6 साल बिल्कुल सफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक आपको ऑन एन एवरेज जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से आपको ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। और 2019 में यहाँ से 5 क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ पर हम उन 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जहां भी आप सजेशन की जरूरत हो तो आप बता सकते हैं क्या इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके साथ यहाँ पर चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, सिस्टमेटिक द सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन कॉलम्स और रोज इज कॉल्ड। तो मतलब सिंपल बात करें, इसमें कॉलम और रो की बात कर रहा है, यानी आपके ये कॉलम, ठीक है, और फिर कुछ रोज इस तरीके से। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि एक टेबल बन रही है, ठीक है। तो ये क्या है, टेबुलेशन ऑफ डेटा है। तो जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा वो टेबुलेशन डेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले अदर ऑप्शंस की बात करें तो देखें, नेचर ऑफ डेटा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर रोज और कॉलम्स में आप बना रहे हैं अरेंजमेंट, तो नेचर तो इससे बिल्कुल पता चलने वाला नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया था। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में क्या रहता है, क्लासिफिकेशन में आप बताते हैं कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी, मतलब सिमिलर कैटेगरी से कैसे कैसे क्लासीफाई, मतलब जैसे आपने कुछ देखा कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बेसिस पे आपने उसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि लेट सपोज अगर टाइम की बात करें तो आप क्रोनोलॉजिकली क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। टाइम की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल कर देंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। और आप अगर ज्योग्राफिकली बात करें, जैसे लोकेशन वाइज, तो आप ज्योग्राफिकली कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से मतलब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलती है उसके बेस पे आप क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर रो और कॉलम की बात हो ही नहीं रही, ठीक, रो एंड कॉलम की बात हो ही नहीं रही, तो ये आपका गलत हो गया, राइट। डी ऑप्शन कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, ये आपका स्टैटिस्टिक्स में होता ही नहीं। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो कैटेगराइजेशन कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन ये भी हट गया, ठीक। तो ये तो है कि सारे ऑप्शंस के बारे में भी बताना थोड़ा जरूरी था, वो यहाँ पर बता दिया। बाकी आपका क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो गया था, राइट। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द डेटा टेकन फ्रॉम द पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल विल बी कंसिडर्ड एज, यानी एक ये ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में से कुछ डेटा अगर लिया जाए तो उसे कैसा बोला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन ये है
यानी प्राइमरी डेटा बोला जाएगा या सेकेंडरी डेटा बोला जाएगा। तो आपको ये बताने से पहले थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि क्या प्राइमरी डेटा होता है और क्या जो है सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक, तो चलिए पहले थोड़ा बेस आपके लिए बना देता हूं। लेट सपोज यहां पर हम बात करें प्राइमरी डेटा की, ठीक, और मैं यहां पर लिख देता हूं सेकेंडरी डेटा। ठीक, तो आप जो मैं बोल रहा हूं आप उसे समझें, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट फर्स्ट चैप्टर जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स का सबसे इजी है और बेसिक है। ठीक है, तो ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। डायरेक्टली सोर्स से जो कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, जैसे पीएम मोदी का ही आप देखेंगे मन की बात जो प्रोग्राम आता है, ठीक है, तो वहां से अगर कुछ भी डेटा लेंगे तो मन की बात प्रोग्राम की जो भी बात होगी वो आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा। अब उसके बेस पर कोई इन्फ्रेंस निकाले, कुछ दूसरी रिपोर्ट पब्लिश करे, फिर वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी। ठीक है, मान के चलो ये मन की बात प्रोग्राम में जो भी बातें कही थी और एक कोई राइटर आए, उन्होंने उसके बेस पे प्रधानमंत्री के जो भी थे भाषणों का कलेक्शन किया। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन किया तो उसमें सारे मन की बात प्रोग्राम से कुछ लिया और कुछ कहीं और से लिया, तो वहां से एक प्रॉपर उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट बनाई। तो ये जो है आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी डेटा हो जाएगी। ठीक है, यानी जो प्राइमरी डेटा से ड्राइव की जाती है वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो डायरेक्टली सोर्स से लिया जाता है, और सेकेंडरी डेटा क्या हो जाता है, जो प्राइमरी से डिराइव किया जाता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको अब क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पर बोला गया है कि ये एक ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एक रिपोर्ट है, यहां से अगर डेटा लेंगे, यानी एक तो ये तो रहा एक प्राइमरी डेटा, लेकिन यहां से, ठीक है, यहां से जब लिया जाएगा डेटा टेकन फ्रॉम द पब्लिश्ड रिपोर्ट, ये पहले से पब्लिश है, यहां से कुछ डेटा लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, सेकेंडरी डेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी एक काफी वाइड तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में आपको डिफरेंस बताया गया है बुक में। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक, यहाँ पर एक बेसिक तरीका मैंने बता दिया है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकेंडरी डेटा इज अटेन्ड व्हेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड टू प्राइमरी डेटा। जैसा कि अभी आपको बताया था कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जब प्राइमरी डेटा से ड्राइव किया जाता है सेकेंडरी को। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पूछा है इसमें क्या, इनकरेक्ट, यानी गलत पूछा है। चलिए अब ये जब इतना है तो आपको एक डिफरेंस भी थोड़ा सा बताए थे, जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी बताए थे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो मैंने जनरली डेफिनेशन बता दी थी। कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो देखिए, प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये डायरेक्ट रिसर्चर के द्वारा फर्स्ट टाइम रिसर्चर के द्वारा स्टडी किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, सेकेंडरी क्या होता है, ये डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, डिराइव किए जाते हैं, यानी जो फर्स्ट टाइम है, यानी आप कह सकते हैं कि सोर्स से। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी बात करें, ये आपके फैक्चुअल होंगे, यानी फैक्चुअल होंगे, ओरिजिनल कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये आपका इंटरप्रिटेशन होंगे, इंटरप्रिटेशन किसका, प्राइमरी का। ठीक है, प्राइमरी का इंटरप्रिटेशन होंगे। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा, ओवरऑल मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए। ठीक है, अब जैसे अगर जैसा कि ये सोर्स से लिया गया है तो सीधी सी बात है, ये ज्यादा रिलायबल होंगे, ये ज्यादा होंगे, और ये रिलायबल कम होंगे, इनकी रिलायबिलिटी कम होगी। राइट, तो इस तरीके से थर्ड डिफरेंस हो गया। और बात करें तो ये जो है आपका रियल टाइम होता है। ठीक है, रियल टाइम है, और ये रियल टाइम नहीं है। ठीक है, ये पास्ट डेटा कह सकते हैं इसे, कि ये पास्ट डेटा होगा, यानी जो पहले आया है उससे आप इन्फ्रेंस निकाल लें तो ये पास्ट डेटा हो गया। तो इसका अंतर आपको पता चल गया। और भी कुछ अंतर की बात करें तो एक दो अंतर और मिल जाएंगे आपको, हैं तो और भी कई सारे, मैं कुछ बता दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके रॉ फॉर्म है, क्योंकि शुरू से लिए जा रहे हैं, ये रॉ फॉर्म। ठीक है,
और ये क्या है, रिफाइंड, मतलब जब इसे आपको बनाया गया, आप इसके कुछ तरीके लगा के, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, तो ये आपकी रिफाइंड फॉर्म हो गई, रिफाइंड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, ठीक है। सिक्स्थ की बात कर लेते हैं कि इसका पर्पस है प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ठीक है, प्रॉब्लम को एड्रेस करना। और इसका पर्पस क्या है, जो इसके बाद के पर्पस होंगे वो सेकेंडरी के हो जाएंगे, ठीक है। 7 की बात करें तो 7 आप कह सकते हैं कि ये एक इन्वॉल्व प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, यानी टाइम टेकिंग है, ठीक है। और ये आपका कम टाइम लेगा, ठीक है, कम टाइम यानी लेस टाइम लेगा ये, क्योंकि यहां से लिया जा रहा है, आपके पास ओरिजिनल डेटा तो है, यहां से डिराइव किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है वहां पर टाइम कम लगेगा, ठीक। और भी कुछ डिफरेंसेस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, ये एक्सपेंसिव होगा, ये इसके कंपैरिजन में लेस एक्सपेंसिव होगा, यानी आप इनएक्सपेंसिव कह सकते हैं, ये इनएक्सपेंसिव होगा इसके कंपैरिजन में। खर्चे तो इसमें भी आएंगे, आप स्टैटिस्टिकल टूल लगाएंगे, मैन पावर लगाएंगे, खर्चे तो आएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली ये काफी कम होंगे, ठीक है। तो और भी कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस बता दी जिससे आप जो है अभी इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंडरी डेटा इज अटेन्ड व्हेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड टू प्राइमरी डेटा, यानी प्राइमरी डेटा से डिराइव किया जा रहे हैं सेकेंडरी डेटा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम, कॉस्ट एंड मैन पावर, ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि प्राइमरी डेटा के लिए आपको टाइम की ज्यादा जरूरत हो रही थी। देखिए टाइम की बात करें तो कौन से नंबर पर बताया था, ये टाइम 7 पॉइंट, टाइम की ज्यादा जरूरत है, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, मैन पावर भी ज्यादा लगेगी कंपेरेटिव टू सेकंड डेटा, तो ये आपका गलत हो गया, पहला सही था। थर्ड पे चलते हैं, प्राइमरी डेटा इज ऑलवेज प्रिसाइज टू द रिसर्चर्स नीड, बिल्कुल रिसर्चर के नीड को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी डेटा होता है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट भी होता है, रिलायबल भी होता है, यानी सी सही हो गया। और डी की बात करें, डेटा पॉइंट थ्रू प्राइमरी सोर्सेस आर मोर रिलायबल, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स लिया गया है, तो सीधी सी बात है ये आपका रिलायबल ज्यादा होगा। तो आपके 3 सही हैं और 1 गलत है, बी ऑप्शन आपका गलत है, और यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शनल डेटा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। ये इसमें आप जो है टाइम पीरियड की बात नहीं करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड की बात नहीं करेगा। तो अगर यहां पर देखें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, शेयर प्राइस ऑफ 5 कंपनीज ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यानी ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिपॉजिट ऑफ अ बैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दे दी है, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, नंबर ऑफ कार्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन लास्ट 4 ईयर्स, तो 4 साल की बात कर रहे हैं, यानी एक अवधि दे रखी है, यहाँ पर ड्यूरेशन दे रखी है, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया, ठीक। डी में बात करें, नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी ये भी आपका गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा इसमें। चलिए, ये टॉपिक आपका चैप्टर 1 काफी इजी है, और आई होप कि वन ऑफ द इजीएस्ट होता है, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत, जनरली काफी एक बार आप पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे तो आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली, ठीक। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक देयर वर 25 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, द मीन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वाज 30,000 पर मंथ, अ सीनियर ऑफिसर हैविंग अ सैलरी ऑफ 60,000 पर मंथ रिटायर, ये रिटायर हो चुका है, एंड अ न्यू क्लर्क उसकी जगह पे अपॉइंट किया गया है। द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑफिस वाज दस रिड्यूस्ड बाय 1000। ये एक्चुअली ये सेकंड चैप्टर में हम इसे कर सकते थे, सेकंड चैप्टर में खासकर एवरेज वगैरह की बात की जाती है, लेकिन ये इसमें इंक्लूड कर दिया है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब मेन चीज हमें क्या निकालना है, सैलरी ऑफ न्यू क्लर्क,
कितनी है। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ जाएगा यानी कितना कम हुआ है वो, और ये इसकी कितनी थी सीनियर ऑफिसर की वो, उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो आपकी न्यू क्लर्क की सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी ऑफ न्यू क्लर्क कैसे निकलेगी, 60,000 माइनस कितने एम्प्लॉइज हैं 25, और पर एम्प्लॉय कितना रिड्यूस हो रहा है 1000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1000, ये आपका 35,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये एक पहला पार्ट था जो कि पहले चैप्टर के लिए हमने किया, और नेक्स्ट इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि एक एक पार्ट में सारे चैप्टर्स कवर होते जाएं। जिसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे 20 वगैरह तो उसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट बचता है तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं डाउट, राइट।